always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Hey guys, welcome back to Physics Tube. Now guys, हमें पता है कि डायमेंशंस के तीन यूजेस होते हैं, जिसमें से फर्स्ट यूज होता है आपका टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम. एक यूज होता है आपका टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, और जो थर्ड यूज है एंड दैट इज टू डिराइव द फॉर्मूला. हम लोग इस वीडियो लेक्चर में ये थर्ड यूज पढ़ेंगे. इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आते हैं, स्कूल लेवल के एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहां पर कुछ जो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए वो हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे. सो नाउ देखिए, क्वेश्चन मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चंस डाले हुए हैं इस वीडियो लेक्चर में. चारों क्वेश्चन से आपके बेसिक्स बिल्कुल अच्छे कवर हो जाएंगे. बस आपको वो टेम्पलेट, वो तरीका फॉलो करना है जो तरीका मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ. नाउ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, कि जो टाइम पीरियड है ऑसिलेशन का वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है मास ऑफ बॉब पे, ठीक है. सेकंड किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है आपका सेकंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे. थर्ड ये डिपेंड कर रहा है किस पे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज g एट द प्लेस. तो किसी जो टाइम पीरियड है ऑसिलेशन का सिंपल पेंडुलम का, वो डिपेंड कर रहा है मास ऑफ बॉब, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो आपको एक्सप्रेशन निकालनी है किसके लिए? उसके टाइम पीरियड के लिए. किसका मेथड यूज करके? यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस. तो देखिए, आपको एक्सप्रेशन किसके लिए निकालनी है? आपको एक्सप्रेशन निकालनी है टाइम पीरियड के लिए. तो जिस भी चीज की आपको एक्सप्रेशन निकालनी है, सो इन दिस केस आपको एक्सप्रेशन निकालनी है किसके लिए? टाइम पीरियड के लिए. तो जिस भी चीज की एक्सप्रेशन निकालनी है, तो लेट्स से हम टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल टी से, ठीक है. तो जिस भी चीज की आपको एक्सप्रेशन निकालनी है डायमेंशंस का यूज करके, मतलब जिस भी चीज का फॉर्मूला आपको निकालना है डायमेंशंस का यूज करके, उसको आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा है. देन किस किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है, तो हम मान के चलते हैं कि ये डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली. तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन किस किस पे डिपेंड कर रहा है? ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा. किस किस पे डिपेंड कर रहा है? मास ऑफ बॉब, देन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G. तो ये इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है. अब लेट्स से इनकी कुछ ना कुछ पावर्स हमने रेज कर दी, इसकी पावर A, इसकी पावर B एंड इसकी पावर C. ये पावर्स हमने खुद से रेज करनी है, ठीक है. एंड यू नो वेरी वेल, ये जो पावर्स होती हैं A, B, C, ये पावर्स क्या होती हैं? ये पावर्स होती हैं इनकी डायमेंशंस, ठीक है. तो नाउ हमने क्या किया, मैं दोबारा एक बार ये वाला स्टेप रिपीट करता हूँ. सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले देखना है किसकी एक्सप्रेशन निकालनी है. तो जिस भी चीज की एक्सप्रेशन निकालनी है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखो, जैसे यहाँ पर ये लिखा. देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिस जिस चीज पे वो क्वांटिटी डिपेंड कर रही है, तो किस किस चीज पे क्वांटिटी डिपेंड कर रही है? यहाँ पे मास ऑफ बॉब पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पे डिपेंड कर रही है, और तीसरा किस पे डिपेंड कर रही है? एक्सेलरेशन पे. तो इनको हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके लिख दिया. देन इनकी हमने कुछ ना कुछ पावर रेज कर दी, पावर A, पावर B, पावर C. देन प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम एक कांस्टेंट लगाते हैं K, M की पावर A, L की पावर B, G की पावर C. इसको मान लेते हैं बाय द वे हम लोग इक्वेशन नंबर, इसको मान लेते हैं हम लोग बाय द वे इक्वेशन नंबर 1. ये हमने मान ली इसको इक्वेशन नंबर 1, ठीक है. ये हमने मान लिया इसको इक्वेशन नंबर 1. नाउ बात करते हैं ये K है क्या? ये जो K हमने लिखा है यहाँ पर, ये जो K हमने लगाया ये है क्या? वेयर K इज इक्वल्स टू, देखिए मैंने क्या बोला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के आपने कांस्टेंट लगाया. तो ये तो आपको समझ आ गया ये कांस्टेंट क्या है, ये K क्या है? K इज अ कांस्टेंट. बट कैसा कांस्टेंट? K इज अ डायमेंशन लेस कांस्टेंट. मतलब ये एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं है, ठीक है. हम जनरली यही मान के चलते हैं. तो ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1. T इज इक्वल्स टू K, M की पावर A, L की पावर B, G की पावर C. अब हमारा नेक्स्ट मोटिव क्या है? हमारा मोटिव है इन A, B, C की वैल्यूज को, ये जो हमने यहाँ पर ये पावर्स लिखी हुई है A, B और C, ये जो हमने पावर्स लिखी हुई है, हमारा मोटिव है इनकी, इन पावर्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करना, ठीक है. बाय द वे मैं ये भी लिख देता हूँ यहाँ पे कि ये A, B, C क्या है. तो A, B, C क्या है हमारी? These are the dimensions. डायमेंशंस क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, प्रीवियस वीडियोस लेक्चर्स देखे हैं, तो आपको पता होगा जो पावर्स होती हैं वही आपकी डायमेंशंस होती है. पावर्स को ही आप क्या बोलते हो? डायमेंशंस. नाउ अब हम क्या करने वाले हैं? नाउ राइटिंग
dimensions of various terms in of equation 1, कि आपको इक्वेशन 1 में जो भी टर्म्स हैं, जैसे t है, k की तो कोई डायमेंशन होगी नहीं क्योंकि ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, m है, l है और g है, ये जो भी टर्म्स हैं आपके यहाँ पर, इनकी आपको क्या लिखनी है, डायमेंशंस। तो अगर मैं t के डायमेंशंस लिखने पे आऊं तो बाय द वे, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर t के डायमेंशंस लिखूं तो t के डायमेंशंस क्या होंगी, अगर मैं यहाँ पर t की डायमेंशंस लिखूं तो t की डायमेंशन किसके इक्वल होगी, t विल बी इक्वल्स टू m0 l0 t की पावर 1। ये आपको पता होगा कि टाइम को डायमेंशन ऐसी लिखी जाती हैं। मास आपको पता होगा, दिस इज कैपिटल M, देन लेंथ भी आपको पता है, लेंथ को हम लिखते हैं कैपिटल L, और g होता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड यू नो दिस टू वेरी वेल कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं LT-2, क्योंकि होता तो एक्सेलरेशन ही है ना ये एक तरह से ना। उसके बाद हमें क्या करना है, ये हमने डायमेंशंस लिख दी, तो इन सारे डायमेंशंस को उठा के मैं डाल देना इक्वेशन नंबर 1 में। तो thus फ्रॉम इक्वेशन 1, thus फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से जब हम देखेंगे यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा m0 l0 t की पावर 1 इज इक्वल्स टू, k की तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, तो m की पावर a, दैट इज कुछ इस तरह से, डॉट l की पावर b, देन LT-2 की पावर c। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसे मैंने यहाँ पर ये m की पावर a लिखा है, l की पावर b लिखा है, g की पावर c लिखा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप g की पावर भी a ले सकते हो, आप l की पावर भी a ले सकते हो, मतलब किसी भी क्वांटिटी की कोई भी सी भी पावर ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस मैटर क्या करता है कि आपकी इन a b c की वैल्यूज सही आनी चाहिए। तो जब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा m0 l0 t-1 इज इक्वल्स टू, नाउ देखिए m की पावर a, देखिए यहाँ पर l की पावर b है और यहाँ पर l की पावर c है, तो ये क्या बन गया, l की पावर b प्लस c और t की पावर -2c। क्यों बना, क्योंकि जब भी बेस सेम होता है पावर्स हमेशा ऐड हो जाती हैं, ठीक है ना। उसके बाद कंपेयरिंग बोथ साइड्स, अब हमें दोनों साइड्स को क्या करना है, कंपेयर करना है, इस वाली साइड को और इस वाली साइड को, दोनों साइड्स को आपस में क्या करना है, कंपेयर करना है। तो जब हम दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे तो हमें कुछ वैल्यूज मिलेंगी, वो हम देख लेते हैं कि हमें क्या वैल्यूज मिलेंगी यहाँ पर, ठीक है। तो जब हम दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, यहाँ पर हमें दिखेगा कि a जो है यार वो 0 के इक्वल है। देख लेते हैं कैसे, देखिए m की पावर a है और m की पावर 0 और यहाँ पर m की पावर a, तो जब भी बेस सेम होगा तो पावर इक्वल हो जाएगी। देन हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा b प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, बिल्कुल सेम तरीके से, ठीक है। तो b प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 मिला यहाँ पर, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ जरा। तो दूसरी वैल्यू हमको क्या मिली, b प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, और तीसरी वैल्यू देखिए इसकी पावर b प्लस सी, तो l की पावर भी 0, t की पावर -2c, तो t की पावर -1, तो यहाँ पर -2c किसके इक्वल मिल गया, -1 के, जिसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि c किसके इक्वल निकल के आ गया, c इज इक्वल्स टू हाफ। जब c हाफ के इक्वल आ गया तो इस वाली इक्वेशन से b किसके इक्वल आएगा, -c के, और b -c के इक्वल आने का मतलब क्या है आपका, सॉरी ये पावर -1 नहीं है, ये पावर +1 है, ठीक है। तो c आपका आएगा, दिस इज +1 एक्चुअली, c आएगा आपका -हाफ के इक्वल, ठीक है। तो b इज इक्वल्स टू -c, तो b किसके इक्वल आ गया, b आ गया आपका हाफ के इक्वल, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पर a b c, एज यू कैन सी हमने यहाँ पर a b c की वैल्यूज निकाल ली हैं। जब हमने a
ये देखिए ए की वैल्यू निकाल ली, बी की वैल्यू निकाल ली, सी की वैल्यू निकाल ली। अब इन वैल्यूज को क्या करना है हमें, इन वैल्यूज को हमें पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इन वैल्यूज को उठा के हमें डाल देना है कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो जब हम इक्वेशन 1 में इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें मिलेगा t इज इक्वल्स टू k m की पावर 0, l की पावर हाफ, g की पावर माइनस हाफ। क्यों? क्योंकि भाई b हाफ है, c माइनस हाफ है। तो देखिए l की पावर b, g की पावर c, देन t इज इक्वल्स टू k एज इट इज रहा। अगर पावर ऊपर माइनस में है तो नीचे जाके पावर किस में हो जाएगी, प्लस में। और पावर हाफ का मतलब क्या होता है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, पावर हाफ का मतलब होता है अंडर रूट। तो आपने टाइम का एक फॉर्मूला निकाला, t इज इक्वल्स टू के, ये वाला t इज इक्वल्स टू के रूट एल बाई जी। अब इसमें एक काम और हो सकता है, और वो क्या हो सकता है, लेट से आपको इस k की वैल्यू गिवन है, तो आप या तो इस k की वैल्यू को यहीं पर पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में अगर गिवन है, नहीं तो आप एंड में पुट कर सकते हैं। तो जैसे फिलहाल इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है हमें, बट मान लीजिए गिवन है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जो करेंगे उसमें गिवन होगी, तो अगर गिवन है तो आपको बस क्या करना है, उस k को पुट कर देना है। लेट्स से k गिवन है आपको 2 पाई के इक्वल, तो जो वैल्यू आपको गिवन होगी उसको पुट कर देना है एंड दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। सो ये था फर्स्ट क्वेश्चन आपका, जिसमें हमने एक बहुत बेसिक टेम्पलेट देखा कि किस तरह इसको करना है, किस तरह इसको नहीं करना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है, किस तरह आपको लैंग्वेज आपको क्वेश्चन की लिखनी है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा नाउ राइटिंग डायमेंशंस, इस तरह से आपको किसी क्वेश्चन को अप्रोच करना है। सो होपफुली आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सो आगे बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी v ऑफ साउंड वेव्स, जो वेलोसिटी v है साउंड वेव्स की किसी मीडियम से, में डिपेंड अपॉन, वो किस किस पे डिपेंड करती है, डेंसिटी ऑफ मीडियम, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। तो आपको क्या करना है, आपको मेथड डिड्यूस बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस, डायमेंशंस का यूज करके आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला निकालना है और k को किसके इक्वल पुट करना है, 1 के। ठीक है, होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आया कि वेलोसिटी जो है वो किस किस पर डिपेंड कर रही है, डेंसिटी ऑफ मीडियम पे और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो जिस भी चीज का फॉर्मूला निकालना है उसको लिखो लेफ्ट हैंड साइड पे। तो वेलोसिटी का निकालना है तो v जिस पे डिपेंड कर रही है डायरेक्टली, डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है तो डेंसिटी, और दूसरा किस पे डिपेंड कर रही है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब e पे, की पावर a की पावर b। आप किसी की भी पावर a रखो, किसी की पे पावर b रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस प्रोपोर्शनल का साइन हटा के आपने कांस्टेंट लगाना है k, वेयर k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट की पावर a e की पावर b। और हम क्या कर देते हैं यहाँ पर, हम चलिए पहले ही k को 1 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा कि पावर a e की पावर b, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। और ये कैसे बनी, क्योंकि आपने k को किसके इक्वल पुट किया था यहाँ पे, 1 के इक्वल, ये इक्वेशन 1 बनी। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है राइटिंग डायमेंशंस। नाउ राइटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, नाउ राइटिंग डायमेंशंस, नाउ राइटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, writing dimensions on both sides of equation 1, कि हम equation 1 में दोनों तरफ dimensions लिखने जा रहे हैं। तो अब देखिए, अगर आपको v जो velocity है इसकी dimensions पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप निकाल सकते हैं, वैसे होपफुली पता होंगी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डेंसिटी की भी आपको होपफुली पता होंगी, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है आपका ml माइनस 3, और ये है आपका क्या, E इज दिस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो बात करते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E की। नाउ देखिए, अब आपको अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशंस नहीं पता तो हम निकालते हैं। जैसे मैं अगर पता है तो आप सीधे यूज कर सकते हैं, नहीं पता तो हम निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। मैंने एक वीडियो कवर की हुई है, आपको बिल्कुल अपनी स्क्रीन के राइट हैंड साइड में टॉप मोस्ट कॉर्नर पे सजेशंस में आ जाएगा, इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूलेज। मैंने उसमें सब ये इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूलेज कवर किए हैं, तो आप उसको जरूर देखिए। अगर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, अगर स्ट्रेस भी नहीं पता तो स्ट्रेस का फॉर्मूला भी मैंने वहां पर बताया हुआ है,
स्ट्रेस होता है क्या, फोर्स अपॉन एरिया इनटू स्ट्रेन। तो फोर्स आपको पता है, फोर्स क्या होता है आपका mlt-2, ठीक है। एरिया क्या होता है आपका L2, और स्ट्रेन तो कुछ होता ही नहीं है, स्ट्रेन 1 होता है। तो क्या बनेगा E का डायमेंशनल फॉर्मूला, ml-1t-2, ये आपका बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला E का। अब इनको हमें क्या करना है, इनको हमें उठा के इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो पुटिंग दीज वैल्यूज, putting these values in equation 1, इन वैल्यूज को उठा के हमें इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए m नहीं है ना इसमें, इस वाली इक्वेशन में m नहीं है, तो m0 lt-1 इज इक्वल्स टू, तो यहां बना आपका ml-3 की पावर a, और यहाँ क्या बना ml-1 t-2 की पावर b। देन ये किसके इक्वल हुआ आपका, ये हुआ m0 lt-1 इज इक्वल्स टू m की पावर a, देखिए m की पावर a यहाँ पर है और m की पावर b यहाँ पर है। तो m की पावर a प्लस b, l की पावर -3a और l की पावर b यहाँ पर, तो -3a माइनस b और t की पावर -2b, ठीक है। तो होपफुली इतना अभी तक आपको समझ आया। अब हमें क्या करना है, हमें दोनों साइड्स को कंपेयर करना है। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो जब आप दोनों साइड्स को कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कंपेयर करके आपको मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, देन आपको मिलेगा -3a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1, और आपको एक इक्वेशन मिलेगी -2b इज इक्वल्स टू -1, विच मीन्स आपको b की वैल्यू यहां से मिल गई कितनी, b की वैल्यू आपको मिल गई यहां से कितनी, हाफ, ठीक है। तो b हाफ आ गया, तो इस इक्वेशन से आपको a भी मिल जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू -b, तो a भी किसके इक्वल आ गया, a आ गया आपका -हाफ के इक्वल। तो ये दो वैल्यूज आपको यहां से मिल चुकी हैं, a और b की दोनों वैल्यूज, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, देखिए इन दोनों वैल्यूज को पुट करना है हमें, a और b की जो ये दोनों वैल्यूज आई हैं हमारे पास, a की जो ये वाली वैल्यू आई है, ये वाली वैल्यू, और b की ये वाली वैल्यू को उठा के हमें डालना है इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम पुट करते हैं इनको, तो पुटिंग दीज वैल्यूज, putting these values in equation 1, हमको इन वैल्यूज को किस इक्वेशन में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमें क्या मिलेगा, we will get v is equals to, ठीक है, a की पावर रो की पावर, देखिए आप अगर देखेंगे इसको, मैं स्क्रॉल करूं ऊपर, तो रो की पावर थी a, और a की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, a की वैल्यू आई है हमारे पास -हाफ डॉट e की पावर हाफ। देखिए पावर हाफ, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि अगर किसी की पावर नेगेटिव में ऊपर है तो पावर नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो v इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, ये अंडर रूट, और पावर हाफ का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स। So next question is the frequency of vibration of a stress string, कि जो frequency है vibration की किसी भी stress string की, वो किस किस पर डिपेंड करती है, depends upon length, mass per unit length m and tension in the string। तो जो frequency of vibration है वो डिपेंड करती है आपकी तीन फैक्टर्स पे, जिसमें एक है लेंथ, एक है मास पर यूनिट लेंथ, और तीसरा आपका टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डिपेंड कर रही है, और आपको किस पे फॉर्मूला, किस चीज का फॉर्मूला निकालना है, फ्रीक्वेंसी की एक्सप्रेशन निकालनी है। तो जिस भी चीज का फॉर्मूला निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे इस तरह से,
देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है तो L की पावर A, ठीक है, मास पे डिपेंड, मास पर यूनिट लेंथ की पावर B, और तीसरा डिपेंड कर रहा है टेंशन की पावर C। तो हम इसको प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कांस्टेंट लगा लेते हैं के, वेयर के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। होपफुली आपको पता चल गया होगा अब तक। L की पावर A, M की पावर B एंड देन T की पावर C। तो ये हमारी एक इक्वेशन यहाँ पर आ गई, फ्रीक्वेंसी की जनरल एक इक्वेशन हमने यहाँ पर लिख ली। नाउ आगे बढ़ते हैं, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। तो अब हमें क्या करना है, राइटिंग डायमेंशंस ऑफ वेरियस टर्म्स, राइटिंग डायमेंशंस ऑफ वेरियस टर्म्स on both sides of equation। कि आप इक्वेशन 1 के दोनों तरफ जितने भी टर्म्स हैं आप उनकी डायमेंशंस लिख रहे हो। तो जैसे ये फ्रीक्वेंसी है, आपको पता होगा फ्रीक्वेंसी की डायमेंशंस क्या होती हैं, m0 l0 t की पावर -1। ये l है, l इज लेंथ, तो लेंथ की होती है l। अब ये m क्या है, m इज मास पर यूनिट लेंथ, तो मास पर यूनिट मतलब डिवाइडेड बाय लेंथ, दैट इज ml-1। अब बात करते हैं ये t, जो t आपको क्या दिया हुआ है, t आपको दिया हुआ है टेंशन। अब ये टेंशन क्या होता है, देखिए कोई भी रस्सी है, ठीक है, लेट सपोज कोई स्ट्रिंग है। अब जब आप स्ट्रिंग को खींचते हो ना, तो स्ट्रिंग में एक फोर्स आता है, बस उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, टेंशन। तो टेंशन भी एक तरह का क्या होता है, टेंशन भी एक तरह का फोर्स होता है। और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता होगा, mlt-2। ये बात हुई। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। इन वैल्यूज को हमें इक्वेशन में डालना है, पुट करना है। तो जब हम पुट करेंगे तो m0 l0 t-1 इज इक्वल्स टू, देखिए k तो एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसकी तो कुछ होगी ही नहीं। और आपको पता होगा, मैंने बताया था कि ये जो a b c है, ये a b और c जो है आपकी, ये क्या है आपकी, यहाँ पे दीज आर द पावर्स, मतलब दीज आर द डायमेंशंस। तो यहाँ पर क्या बनेगा, l की पावर a, देन ml-1 की पावर b, देन ml t-2 की पावर c, देन उसके बाद m0 l0 t-1 is equals to, as you can see, m की पावर b and m की पावर c। तो m की पावर b प्लस c, देन l की पावर a यहाँ पर है, l की पावर माइनस b यहाँ पर है, तो l की पावर a माइनस b, और c यहाँ पर है तो a माइनस b प्लस c, और t की पावर -2c। तो ये आपका इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना है इसको, अब हमें करना है दोनों साइड्स को कंपेयर, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग, तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स इन अबव इक्वेशन, की ऊपर वाली इक्वेशन में जब आप दोनों साइड्स को कंपेयर करोगे तो हमको कुछ वैल्यूज मिलेंगी। एक मिलेगा b प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन हमारी बनेगी a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, एक बनेगा हमारे पास -2c इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से हमें एक तो वैल्यू मिल गई विच इज c इज इक्वल्स टू हाफ, ठीक है। जब हमें c इज इक्वल्स टू हाफ मिल गया, ओके, तो c किसके इक्वल आ गया, माइनस बी के, तो सॉरी b किसके इक्वल आ गया यहाँ पे, माइनस c के, ठीक है। तो b आपका आ गया यहाँ पे किसके इक्वल, b इज इक्वल्स टू
माइनस सी, तो b मिल गया आपको माइनस हाफ, और a भी हमें सॉरी b भी हमें मिल गया, c भी हमको मिल गया, तो अब हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर a, तो वैल्यू पुट करके माइनस b, तो मतलब कितना हो गया प्लस हाफ, ठीक है, c इज प्लस हाफ इज इक्वल्स टू 0। देखिए हाफ और हाफ को ऐड करोगे 1 आएगा, और 1 राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा -1, तो a किसके इक्वल आ गया, आपका a इक्वल आ गया यहाँ पे -1 के, ठीक है। तो हमारे पास तीन वैल्यूज निकल के आई हैं, कौन कौन सी वैल्यूज निकल के आई हैं, तीन। यहाँ पर a निकल के आया हमारे पास, a इज इक्वल्स टू -1, b इज इक्वल्स टू -हाफ, और c इज इक्वल्स टू प्लस हाफ। ये हमारे पास ये तीन वैल्यूज निकल के आई हैं। अब इन तीन वैल्यूज को हमें किस इक्वेशन में डालना है, पुट करना है इस वाले इक्वेशन नंबर 1 में। तो जब हम इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो वी विल गेट, putting these values in equation 1, इक्वेशन 1 में जब आप इन वैल्यूज को पुट करोगे तो what we will get mu is equals to k, ठीक है। अब आप देखेंगे ऊपर तो l की पावर a थी, m की पावर b, तो l की पावर a, तो l की पावर -1, m की पावर b थी तो m की पावर -हाफ, और t की पावर c थी तो t की पावर हाफ। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया है, अगर पावर नेगेटिव है तो उसको लाइक जैसे यहाँ पर पावर नेगेटिव ऊपर है तो नीचे जाके पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो k बाई l और t बाई m, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब t की पावर हाफ है आपकी, और ये m की भी पावर हाफ नीचे जाके प्लस, एंड यू नो दिस, पावर हाफ का मतलब क्या होता है, पावर हाफ का मतलब होता है आपका अंडर रूट, दैट इज स्क्वायर रूट। तो म्यू इज इक्वल्स टू k बाई l स्क्वायर रूट ऑफ t बाई m। तो दिस इज द formula for the frequency of a stressed string. So our next question says, derive by the method of dimensions an expression for the volume of liquid flowing out per second, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, आपको एक्सप्रेशन निकालनी है वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड के लिए जो फ्लो हो रहा है पर सेकेंड, ठीक है, थ्रू अ नैरो पाइप। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड। और ये जो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम होता है, इसको हम लिखते हैं Q। तो Q इज इक्वल्स टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, और Q को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे Q को हम बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो। इसको आप 10th चैप्टर में पढ़ेंगे। तो Q दैट इज वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो। तो इसको आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम का आपको पता होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिख लेते हैं पहले, वॉल्यूम इज L3 और T इज टाइम, तो क्या बनेगा ये L3T - 1। नाउ अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये क्यों लिखा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन में, ये समझ आनी बहुत जरूरी है आपको, ये वाली चीज कि वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम का मतलब क्या है यहाँ पे। तो ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ फ्लो जो है, जैसा मैंने बताया रेट ऑफ फ्लो हम इसको बोलते हैं, किस किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन होती है, बहुत आपसे क्वेश्चन में पूछी जाती है। रेडियस ऑफ पाइप पे डिपेंड कर रहा है, और प्रेशर ग्रेडियंट दैट इज P बाई L पे, और आपको K को क्या पुट करना है, आपको पुट करना है K को पाई बाई 8। तो इक्वेशन बनाते हैं, ये डिपेंड कर रहा है किस किस पे, आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दैट इज पावर A, दूसरा रेडियस पे पावर B, तीसरा प्रेशर ग्रेडियंट दैट इज P बाई L की पावर C, ठीक है। अब आप क्या लिखेंगे, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चंस में लिखता आ रहा हूँ कि इस जैसे कि आपको सबसे पहले इस प्रोपोर्शनल का साइन लगा के कांस्टेंट लगाना है K, तो K ईटा की पावर A, R की पावर B, देन P बाई L की पावर C, ठीक है। तो Q इज इक्वल्स टू, और K को हम पुट कर देते हैं फिलहाल अभी पाई बाई 8 ईटा की पावर A
आर की बी एंड देन पी बाई एल की पावर सी। तो हमारे पास एक ये इक्वेशन आ गई यहाँ पर, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर एक ये इक्वेशन आ गई और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है, हमें इस इक्वेशन में डायमेंशंस लिखनी है। हमें इस इक्वेशन में क्या लिखनी है, डायमेंशंस। आप बिल्कुल जो तरीका मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था आप वही तरीका फॉलो कीजिएगा। लाइक वो सब लिखिएगा कि ये जो k है आपका, दिस k इज दिस डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ये a b c क्या है आपकी, दीज a b c ये क्या है आपकी डायमेंशन मतलब पावर्स हैं, ठीक है। तो हमने q का तो लिख लिया है, अब हम यहाँ पे डायमेंशन लिख रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, ठीक है। अगर आपको डायमेंशन याद नहीं है तो आप कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन निकाल सकते हैं, याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर फिलहाल डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जो डायमेंशंस होती हैं वो क्या होती हैं, ml-1 t-1, ठीक है, ये होती है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशंस। r मतलब रेडियस, रेडियस की होती है l। अब ये होता है p बाई एल, p बाई एल क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट, और प्रेशर किसकी इक्वल होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो बिल्कुल इसकी भी आप निकाल सकते हैं। तो जब आप इसके डायमेंशंस निकालेंगे तो ये निकल जाएगा ml-2 t-2। ना अब पते की बात क्या है यार, ये जो टर्म्स है ना सारी, इन सब की डायमेंशंस मैंने ऑलरेडी वो डायमेंशनल फॉर्मूले वाली वीडियो में कवर किया हुआ है, आप प्लीज उसको देखें, ठीक है। तो वहां से आपको सारे डायमेंशंस याद हो जाएंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, इन सभी को उठा के इन सभी डायमेंशंस को किस में पुट करना है, पुट करना है हमें इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि हमने क्या निकाली थी L3t-1, तो m नहीं था तो m0 L3t-1 इज इक्वल्स टू पाई बाई 8 की तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या है m L-1 t-1 की पावर a, देन l की पावर b एंड देन m L-2 t-2 की पावर c। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि इक्वेशन क्या बनेगी, तो इट विल बिकम m0 L3 t-1 इज इक्वल्स टू, नाउ देखिए m की पावर a, l की पावर b, m की पावर c, तो m की पावर a प्लस c, ठीक है। देन l की पावर माइनस a, l की पावर b, l की पावर माइनस 2c, तो l की पावर माइनस a प्लस b माइनस 2c, एंड देन t की पावर माइनस a, t की पावर माइनस 2c, तो t की पावर माइनस a माइनस 2c। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इन दोनों को कंपेयर, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए, जो मन करे वैसे कर लीजिए। तो जब आप देखेंगे यहाँ पे कि जब आपको इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके क्या मिलेगा, ऑन कंपेयरिंग, जब आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे तो आपको इक्वेशंस मिलेगी a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, माइनस a प्लस बी माइनस 2c इज इक्वल्स टू 3, और जो थर्ड इक्वेशन आपको मिलेगी दैट इज इक्वल्स टू माइनस a माइनस 2c इज इक्वल्स टू माइनस 1। यहाँ से देखिए m की पावर a प्लस सी है तो m की पावर 0 है, l की पावर माइनस a प्लस बी है तो l की पावर 3 है, और t की पावर माइनस a माइनस 2c है तो t की पावर माइनस। कंपेयर करके आपको ये तीन इक्वेशंस मिलेंगी। अब इन तीन इक्वेशंस को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है, और तो मैं यहाँ पर आंसर्स आपको बता देता हूँ क्या क्या निकल के आएंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा c इज इक्वल्स टू 1, a इज इक्वल्स टू माइनस 1, एंड मिलेगा आपको b इज इक्वल्स टू 4। तो c मिलेगा आपको 1 के इक्वल, a मिलेगा आपको माइनस 1 के इक्वल, और b मिलेगा आपको 4 के इक्वल, ठीक है। इसको सॉल्व करके देन इन वैल्यूज को आप पुट कर देंगे किस में, इनको आप पुट करेंगे कौन सी इक्वेशन में, जो आपने ऊपर इक्वेशन नंबर 1 मानी हुई है, ये वाली इक्वेशन, जो हमने ये वाली इक्वेशन मानी हुई है इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट करेंगे आप, तो हमें यहाँ पर हमारा फॉर्मूला मिल जाएगा q का। तो q इज इक्वल्स टू पाई बाई 8 ईटा की पावर a, तो a की वैल्यू है आपकी -1, ठीक है, ईटा की पावर a, r की पावर b थी तो r की पावर 4, और p बाई l की पावर c थी तो c आया आपका 1।
और जो पावर नेगेटिव होती है वो पावर नीचे आ जाती है, तो पाई बाई ए पी आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई ईटा एल। तो ये था आपका ये फोर्थ क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इस यूज का, जिसमें हमने कुछ मतलब फॉर्मूला निकाला है बाय यूजिंग डायमेंशंस। तो होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छा से समझ आया होगा, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगा। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है, आपको अगर ये यूज क्लियर हुआ है, तो इस वीडियो को आप प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।